एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्राणु जनन प्रक्रिया और अंडाणु जनन प्रक्रिया जो कि पुरुषों और महिलाओं में होती है, इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आपको ये भी पता है कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के बाद एक संरचना का जन्म होता है जिसका नाम है बेटा शुक्राणु, जिसका नाम है स्पर्म। ठीक है, तो ये जो शुक्राणु है या ये जो स्पर्म है, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 होती है, 23। अब ये जो शुक्राणु है ये कहलाता है बेटा नर युग्मक, मेल गैमेट। और इस युग्मक का संलयन जब अंडाणु से होगा तभी युग्मनज बनेगा और आगे जाके एक नई संतति, एक नई जनरेशन का निर्माण होगा, यानी कि बच्चे का जन्म होगा। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, अंडाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद मैंने आपको एक संरचना का निर्माण बताया था जिसे हम कहते हैं बेटा अंडाणु यानी कि ओव्यूल। इसे कहते हैं oogenesis और इसे कहा जाता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के बाद जिस संरचना का जन्म होता है वो है बेटा शुक्राणु। oogenesis यानी कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया के बाद जिस संरचना का जन्म होता है वो है अंडाणु। शुक्राणु स्पर्म है, अंडाणु ओव्यूल है। अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, शुक्राणु में भी 23, और जब इन 23 और इन 23 का मिलन होगा तो टोटल 46, और 46 मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्र बन जाएंगे। और शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जिस संरचना का जन्म होगा उसे कहेंगे बेटा युग्मनज, और युग्मनज द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसी युग्मनज से आगे जाके भ्रूण बनता है। भ्रूण आगे जाके बड़ा होके धीरे धीरे शिशु में बदलता है, और जब प्रसव होता है तो शिशु ही प्रसव क्रिया के बाद बाहर जन्म ले लेता है, और इस प्रकार एक नई संतति, एक नई पीढ़ी का जन्म हो जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता कैसे है। इस मिलन की प्रक्रिया का नाम ही है बेटा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अंतररोपण इसके बाद की प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन जो है वो निषेचन के बाद है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमारा फोकस जो है वो रहेगा कहाँ, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन पर। तो इफ अगर आप नए हैं, आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए और देखिए कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु का जन्म कैसे होता है, ओवम यानी कि अंडाणु का जन्म कैसे होता है, क्योंकि इन दोनों के निर्माण के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि इनका मिलन कहाँ और कैसे होता है, और उसके बाद कैसे युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, तो पुराने लेक्चर्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसमें आपको मैंने हार्मोन्स के बारे में भी बताया है। उसमें आपने नर जनन तंत्र, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा, पूरा मेल जो सिस्टम है, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, उन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन, जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, आपको आगे की पिक्चर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पूरा फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करूंगी। आज हम पूरा शुक्राणु जनन समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि निषेचन की प्रक्रिया होगी कब, जब नर मैच्योर हो चुके हैं, फीमेल यानी कि मादा भी मैच्योर है, उनकी शादी करवा दी गई और शादी करवाने के बाद उन्हें अपने बच्चे चाहिए। उस दौरान होता क्या है कि ये जो मादा का गर्भाशय है, ये बेटा मादा का गर्भाशय है, ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, गर्भाशय। अब इस गर्भाशय से इस तरफ जो संरचना निकली हुई होती है उसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका।
इस तरफ भी जो संरचना निकली हुई होती है उसे भी कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। तो ये एक संरचना हो गई और ये दूसरी संरचना हो गई। ये इस तरफ दूसरी संरचना, इसे हम क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। इस फैलोपियन नलिका के किनारे से जो जुड़ी हुई संरचना है उसे ही हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी। ठीक है, तो इस तरफ ये एक अंडाशय है और इस तरफ ये एक अंडाशय यानी कि ओवरी है। ये बेटा क्या है, ओवरी, जिसे क्या कहा जाता है, अंडाशय। और ये पूरा का पूरा जो है ये है गर्भाशय, जो कि 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, जिसे कहा जाता है गर्भाशय का बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। ये जो नीचे आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं बेटा ग्रीवा नाल। और इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर योनि यानी कि वेजाइना जो बाहर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, योनि या फिर वेजाइना कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, गर्भाशय, जो 3 लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब अंडाणु जनन की प्रक्रिया हुई, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई तो पुरुषों में स्पर्म बने। अंडाणु जनन की प्रक्रिया में मादाओं यानी कि स्त्री में क्या बना, अंडाणु। अंडाणु जो है वो सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडाणु वाली अवस्था में अंडाशय से निकला, इसे फिम्बरी के द्वारा कैच कर लिया जाता है। जो झल्लरी है या जो फिम्बरी है वो इसे कैच कर लेती है और कैच फिम्बरी ने करके इसे धीरे धीरे करके आगे पहुंचाना चालू कर दिया। अंडाणु को बेटा फिम्बरी ने कैच किया, फिम्बरी ने इसे दे दिया बेटा कीप को, और कीप इसे धीरे 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 आगे बढ़ाकर यहाँ तक लेके आएगी, जिस क्षेत्र को कहा जाता है तुम्बिका क्षेत्र। ठीक है, तो जब अंडाणु कीप में है तो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे फ्लैजिलेटेड लेग्स होते हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं दोनों तरफ तैरती हुई, और इन संरचनाओं के द्वारा ही अंडाणु खिसकते खिसकते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर ऐसे 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 हिलता है धीरे 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 धीरे, दोनों तरफ से ऐसे हिलते 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 अंडाणु को धीरे धीरे करके क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। और धीरे धीरे अंडाणु चलते चलते 6, 7, 8, 10 दिन में, 6, 7 दिन में या 4, 5 दिन में यहाँ पहुंचेगा, जिसे हम कहते हैं तुम्बिका क्षेत्र। और तुम्बिका क्षेत्र के बाद जो अंडाणु है वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत सकरा होता है। इस सकरे रास्ते को कहा जाता है बेटा संकीर्ण पथ यानी कि स्तमस, और तुम्बिका को कहते हैं एम्प्यूला। तुम्बिका को और क्या कहते हैं, एम्प्यूला। तुम्बिका क्षेत्र वो जगह है जहाँ पे अंडाशय से निकला अंडाणु फिम्बरी के द्वारा कैच करके कीप को दे दिया जाता है, और कीप इसे धीरे 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 बढ़ाकर चलाते चलाते कहाँ भेज देती है, तुम्बिका क्षेत्र में। अब जब तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु पहुंच गया तो ये अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में ही रुका रहता है और वेट करता है कि शुक्राणु आएगा और वो शुक्राणु से संलयन करेगा। इन एनी केस इसी समय अगर महिला और पुरुष का मिलन होगा, और मिलन की प्रक्रिया के बाद जो पुरुष का वीर्य है वो वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ दिया जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं वीर्य सेचन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया हुई, वीर्य सेचन। और वीर्य सेचन की प्रक्रिया के बाद जो वीर्य है वो स्त्री की योनि में छोड़ दिया गया। तो वीर्य में और क्या थे, शुक्राणु। ये शुक्राणु आगे बढ़ते हैं गर्भाशय के रास्ते, कुछ शुक्राणु इस तरफ भागे, कुछ शुक्राणु इस तरफ भागे। अब इस तरफ तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया हुई नहीं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक अंडाशय एक बार में काम करेगा, 1 महीने में एक ओवरी अंडाणु बनाएगी तो दूसरी रेस्ट पे है, फिर ये जब अंडाणु बनाएगी तो ये वाली ओवरी रेस्ट पे चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में होगा क्या बेटा, जो ये शुक्राणु आगे पहुंचे वो जाएंगे, इधर इनको खाली जगह मिलेगी और इधर ही सुस्त होके मर जाएंगे। कुछ शुक्राणु इस रास्ते से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मूत्र मार्ग होता है स्त्री का, जो ग्रीवा नाल और योनि वाला रास्ता है, यहाँ ही उसका यूरिनरी डक्ट होता है। तो उस यूरिन के रास्ते के कारण ही
कुछ जो शुक्राणु है वो यहीं पर निपट जाते हैं, मर जाते हैं। जो बचे हुए कुछ शुक्राणु हैं बेटा, वो भागते दौड़ते धीरे धीरे करके इस रास्ते से होकर कहाँ पहुंचते हैं, तुम्बिका क्षेत्र में। संकीर्ण पथ को पार करके तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं। तुम्बिका क्षेत्र में पहले से वेट कर रहा है अंडाणु। अंडाणु के चारों तरफ लेयर्स बनी हुई हैं। इन लेयर्स को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। बाहर वाली लेयर का नाम है बेटा कोरोना रेडिएटा। पढ़ाया है मैंने आपको ये अंडाणु के डायग्राम में। अंदर एक और लेयर है, इस लेयर को कहा जाता है बेटा जूना पेल्यूसिडा। अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, जूना पेल्यूसिडा। और इसके अंदर एक और लेयर होती है जहाँ पे खाली गैप होता है, इसे कहा जाता है परिपीतक अवकाश। इसे कहते हैं परिपीतक अवकाश। अब होता क्या है तो ध्यान से देखिए, होगा ये कि जोना पेल्यूसिडा लेयर को जैसे ही टकराएगा, ये बाहर वाली लेयर का नाम है जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा लेयर को के ऊपर ढेर सारे शुक्राणुओं ने आक्रमण किया और आक्रमण करके सब एक साथ अंडाणु के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे, पहली लेयर जो इन्हें मिली उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एक हार्ड आवरण होता है, थोड़ा सा सख्त होता है शुक्राणु के लिए। और शुक्राणु का जो सिर है बेटा, शुक्राणु के सिर में एक पदार्थ भरा हुआ होता है। इस पदार्थ का नाम मैंने आपको बताया था एक्रोसोमल पदार्थ। क्या नाम है इसका, एक्रोसोमल पदार्थ। इस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही शुक्राणु जो है वो शुक्राणु भैया इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को भेद कर अंदर घुस जाता है और अंडाणु के अंदर प्रवेश कर लेता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु की जोना पेल्यूसिडा लेयर को भेदकर अंदर पहुंचा, तुरंत ही वो जोना पेल्यूसिडा लेयर को बोलता है कि भैया वो थोड़ा सा ऐसे तीव्र उत्क्षेपण उत्पन्न करेगा, जिससे कि अब जोना पेल्यूसिडा लेयर और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी और अब ये दूसरे अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देगी। एक ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वो तुरंत जोना पेल्यूसिडा लेयर को बोलता है कि तुम थोड़ा सा और हार्ड हो जाओ, ठीक है। ऐसे पदार्थ का सीक्रेशन करेगा कि जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है वो और भी ज्यादा सख्त हो जाती है और अब वो दूसरे किसी शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। तो ये जो शुक्राणु अंदर पहुंचा है, जैसे ही अंदर पहुंचा, ये जो अंडाणु है ये एक्चुअल में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में अटका हुआ था। इसका नाम जो था वो था बेटा द्वितीयक ओसाइट। जैसे ही अंडाणु के अंदर शुक्राणु का प्रवेश हुआ, शुक्राणु ने अंदर प्रवेश किया, तुरंत ही अंडाणु अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करता है और फटाक से एक संरचना बना लेता है अंडाणु और दूसरी तरफ बन जाता है बेटा द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। मतलब जिसके अंदर शुक्राणु ने प्रवेश किया वो अभी परिपक्व अंडाणु नहीं था, वो द्वितीयक ओसाइट थी जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा बाहर आई थी। जब अंडोत्सर्ग हुआ था और अंडा बाहर आया था तो वो परिपक्व अंडाणु नहीं था, वो द्वितीयक ओसाइट था जिसमें अभी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होना बाकी था। ये मैंने आपको अंडोत्सर्ग में पढ़ाया भी है, तो इफ अगर कोई डाउट है तो जाके आप वो लेक्चर एक बार देख लो, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या है, कैसे अंडाणु बाहर आता है बनके। तो जो बाहर आया था वो कौन था बेटा, वो था द्वितीयक अंडाणु या द्वितीयक ओसाइट। इसके अंदर जैसे ही शुक्राणु पहुंच गया, ये तुरंत ही अपना अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करता है, सेकेंड वाला, और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, एक परिपक्व द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और एक परिपक्व अंडाणु की रचना करता है। अब जो अंडाणु बन गया, उस अंडाणु के केंद्रक से शुक्राणु के केंद्रक का संलयन होता है। अब जो शुक्राणु है वो अंडाणु से संलयन कर लेता है और जैसे ही शुक्राणु का अंडाणु से संलयन हो जाता है, जैसे ही शुक्राणु का अंडाणु से संलयन हो जाता है, एक नई रचना का निर्माण होता है जिस रचना को बेटा युग्मनज कहते हैं।
शुक्राणु भी अगुणित था, अंडाणु भी अगुणित था, और जो युग्मनज बना उसे हम द्विगुणित संरचना कहते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये युग्मनज बेटा यही बनता है तुम्बिका क्षेत्र में। अब तुम्बिका क्षेत्र में जो संरचना बनी है वो क्या है? युग्मनज। और जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ, शुक्राणु ने अंडाणु के साथ संलयन किया, संलयन के बाद जो संरचना बनी उसे युग्मनज कहेंगे। और ये जो इन दोनों के मिलन की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बेटा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक अगुणित अंडाणु एक अगुणित शुक्राणु से मिलता है, दोनों के मिलन के बाद युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है, और इस युग्मक संलयन की प्रक्रिया के बाद एक संरचना का जन्म होता है जिसे युग्मनज कहते हैं, जो कि द्विगुणित होता है। और इस युग्मक संलयन की प्रक्रिया को ही हम बेटा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, युग्मनज बन गया जो कि तुम्बिका क्षेत्र में है। अब ये युग्मनज जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा और वृद्धि करके आगे की तरफ खिसकेगा और गर्भाशय की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? अभी तक मैंने आपको निषेचन समझाया है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। एक बार और थियरी के इससे सुनो कि आपको लिखना कैसे है। तो सुनिए बेटा, स्त्री और पुरुष के मिलन के दौरान, स्त्री और पुरुष के संयोग के दौरान मैथुन क्रिया के द्वारा जो पुरुष का वीर्य है वो स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। इस वीर्य में शुक्राणु भी उपस्थित होते हैं जो गर्भाशय के रास्ते धीरे से जो फैलोपियन नलिका है वहां पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर शुक्राणु तुम्बिका क्षेत्र में उपस्थित अंडाणु के साथ मिलन करते हैं। अंडाणु को भेदते ही, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु की जोना पैलिसिडा लेयर को भेदकर अंदर प्रवेश करता है, तुरंत ही तीव्र परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिससे कि और दूसरे शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब जोना पैलिसिडा आवरण थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है और ये अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। अब दूसरा कोई शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, तुरंत ही द्वितीयक ओसाइट या द्वितीयक अंडाणु अपना अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करके एक नई रचना को जन्म देता है, जिसे हम परिपक्व अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहते हैं। अब ये जो द्वितीयक ध्रुवीय पिंड है वो तो वहीं रहेगा जिसका काम है हार्मोन सीक्रेशन, लेकिन जो परिपक्व अंडाणु है उस अंडाणु के केंद्रक से शुक्राणु का केंद्रक संलयित हो जाता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया को संलयन ही कहेंगे, युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके बाद एक नई रचना युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को बेटा जाइगोट भी कहते हैं, युग्मनज को जाइगोट भी कहते हैं, जो कि द्विगुणित होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसी युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को बेटा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया, शुक्राणु ने उसे फर्टिलाइज्ड कर दिया, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो संरचना बनी उसे हम युग्मनज कहेंगे, और इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब निषेचन के बाद क्या क्या होगा उसे हम समझेंगे बेटा अंतररोपण यानी कि इम्प्लांटेशन में। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, अंतररोपण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसको समझाने में भी बहुत टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा। तो अगर अंतररोपण समझना है तो निषेचन समझ के आओ, और निषेचन समझ लिया है तो अंतररोपण बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आज मैंने आपको फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है। कोई कमी मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक में नहीं रखी।
फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है तो आप लोगों का काम है मैडम को रिकॉल करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आप अगर कमेंट करके मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहीं कोई कमी है या नहीं। अदरवाइज मैं तो इसी उम्मीद से पढ़ाते चलती हूँ कि बच्चों को सब समझ में आ रहा है, सब इंटेलिजेंट है, सब टॉप करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, पूरा लेक्चर अटेंड करो, कहीं से अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। इन सारी चीजों के जो लेक्चर्स मैं अभी ले रही हूँ इनके 1 मिनट क्विक रिवीजन भी आपको मिलेंगे यहाँ शॉर्ट्स के रूप में, इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे 1 मिनट रील्स के रूप में। तो आपको फिर वहां पे भी इसको 1 मिनट में समझने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्विज वगैरह भी इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो आप जाइए वहां पे भी चेकआउट कीजिए, आपको खूब हेल्प मिलेगी। और नोट्स के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो आई होप आज का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल एक भी कमेंट नहीं आएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कोई अपने डाउट वाले कमेंट डालेगा ही नहीं, कोई करता ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, मैडम को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। और इफ यू लाइक अवर कंटेंट तो आप डोनेट भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अदरवाइज स्टोरी वगैरह लगाइए, शेयर कीजिए, उससे भी हमें मोरल सपोर्ट मिलता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला टॉपिक जो है वो इसी का अगला टॉपिक, निषेचन के बाद हम पढ़ेंगे अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।